नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र आर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में पुनः इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और अब हम जो सिंधु सभ्यता के कुछ अन्य नगर थे, जैसे पंजाब है, हरियाणा, ये दो नगर रह गए थे, इनको हम आज कराएंगे। तो जैसे प्रश्न आता है, अधिक क्रय रोपण कौन से ज़िले में है, कौन से राज्य में है? ये आधुनिक रूपनगर के ज़िले को हरियाणा के या पंजाब के ज़िले को कहा जाता है। तो आधुनिक रूपनगर भारत का ये ज़िला है जो पंजाब में आता है, इसे आधुनिक रूपनगर कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, भारत का ऐसा पुराय स्थल जहाँ से मानव और पशु के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। एक ये प्रश्न आता है, तो रोपड़ है आंसर। यह आता है कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, तो आज हम सिंधु सभ्यता के जो नगर चल रहे थे उनमें पंजाब में सिंधु नगर अर्थात सिंधु सभ्यता के नगर। तो सिंधु सभ्यता में पंजाब के ऐसे कौन से पुराय स्थल हैं जहाँ से सिंधु नगर अर्थात सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? तो हम आज ऐसी बात करेंगे जो आपका भारत का पंजाब है। तो भारत के पंजाब में सिंधु सभ्यता के मुख्यतः एक नगर है, और वह जो नगर है रोपड़। तो ये तो टॉपिक आपको विस्तार से पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको अन्य 3 नाम अर्थात 4 पुराय स्थलें सिंधु सभ्यता के जो पंजाब से मिले हैं। एक तो रोपड़ है जो सर्वाधिक पूछा जाता है, एक है निहंग खान। ठीक है, कोटला निहंग खान पूरा नाम है इसका, यदि बोलें तो कोटला निहंग खान। ठीक है, एक है संगोल, कोटला निहंग खान, संगोल, और एक बाघा या बाड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, एक बाधा बॉर्डर है, बाधा लगे। ये आपके 4 स्थान हुए। अब देखो, इसमें जो सबसे ज़्यादा वो है आपका रोपड़। ठीक है, तो अब हम रोपड़ की बात करते हैं। अब रोपड़ में कौन सा पुराय स्थल है, इसकी बात हमें ध्यान से देखनी है। अब टॉपिक डालें आप, रोपड़। ठीक है, बाड़ा हो गया, बागा नहीं है, ये तो बोल देते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है इसमें? बाड़ा है, रोपड़ है, और इसमें चर्चित कौन सा है आपका? रोपड़। तो टॉपिक डालें, रोपड़ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका रोपड़ है, तो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? रोपड़। रोपड़ है भारत के पंजाब में। अब देखो, मैंने आपको बताया था जब इसकी खुदाई की गई तो यह भी एक आयताकार टीला था, और एक नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले, वह थी सतलज नदी। तो आपने ज्योग्राफी सतलज नदी के बारे में पढ़ा होगा, या हिस्ट्री में सतलज नदी का प्राचीन नाम पूछा जाता। वैदिक सभ्यता के समय सतलज नदी को क्या कहते थे? शतुद्री कहते थे। तो इस शतुद्री नदी अर्थात सतलज या सतलुज नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का पुराय स्थल रोपड़ के साक्ष्य मिले। ये भी सामान्य अवस्था में था, आयताकार पूरा था। इसमें भी 2 टीले थे, एक पहला टीला और दूसरा टीला। पहले टीले पे 4 और क्या बनी हुई थी, जो मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, 4 और परकोटा बना हुआ था, इसमें भी था। और दूसरे टीले पे कोई परकोटा नहीं था, सामान्यतः अनेक संख्या में मकान थे, इसमें 4-5 मकान थे। यहाँ पुरोहित वर्ग रहता था, ये आम जनता रहती थी, इसे पूर्वी टीला कहते हैं। जो आम जनता रहती थी इसे पूर्वी टीला, जो
रक्षक के रूप में दुर्ग था, दुर्ग के रूप में था, दुर्ग महल कह सकते हैं, दुर्ग टीला कह सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं इसे पश्चिमी टीला कहा जाता था, जो एक दुर्ग टीला का रूप था। और पूर्वी टीला यहाँ आम बस्ती रहती थी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपको सामान्यतः मैंने आपको बता रखा है, जब भी सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई तो एक जो पुरास्थल मिला था आयताकार टीले पे मिला था, जो 2 टीलों में 2 भागों में विभाजित था। एक पूर्वी टीला पूर्वी दिशा की और पूर्वी टीला था जहाँ पे अनेक संख्या में मकान बने हुए थे, जिसे आम बस्ती कहा जाता है। दूसरे जो पश्चिमी की ओर एक टीला था जिसे पश्चिमी टीला कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या थी? इसके ऊपर एक परकोटा था। इसका मतलब है ये ध्रुव टीला था, यहाँ पुरोहित वर्ग रहा करता था, यहाँ रक्षा वर्ग रहा करता था, पुरोहित वर्ग रहा करता था। यहाँ कहते हैं कर्मकार और आम लोग, नगरी लोग, नागरिक लोग रहा करते थे, व्यापारी लोग रहा करते थे। तो ये आपका सामान्य है। तो ऐसी पंजाब में, जो भारत का पंजाब है, उसके रोपण ज़िले में सतलज नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का पुरास्थल मिला। अब बात करते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे पहला प्रश्न क्या बनेगा, वो हमारे टॉपिक हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थिति। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला टॉपिक जो पूछा जाएगा कि रोपण कहाँ स्थित है। जब भी आपको ये प्रश्न पूछे तो आपको एग्जामिनर 4 राज्य देगा, तो आपको आंसर पंजाब करना है। तो स्थिति का मतलब है पंजाब के रोपण ज़िले में, तो पंजाब के रोपण ज़िले में, तो रोपण ज़िला है, तो पंजाब के रोपण ज़िले में ही है, इसलिए रोपण सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता के समकालीन है। एक बात आगे बात करते हैं। यदि पूछेगा नदी, नदी पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि रोपण सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई या किस नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर क्या करना है? सतलज नदी करना है। विशेष करके ध्यान रखना, इंडिया जीके में सतलज नदी पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ज्योग्राफी के लेवल में, हिस्ट्री के लेवल में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सतलज नदी इतिहास में भी प्रसिद्ध है। इतिहास में जब भी क्वेश्चन आता है, या तो ये आएगा रोपण किस नदी के किनारे है, या इतिहास में आएगा सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, या वैदिक काल में सतलज नदी को क्या कहा जाता था? शतुद्री कहा जाता था। ठीक है, जब वैदिक काल हमने पढ़ाएंगे तो मैंने उसमें ट्रिक बताई थी, दोबारा ट्रिक सुन लें कैसे याद करना है आपको। जब भी पेपर में इतिहास के या इंडिया जीके में क्वेश्चन देगा सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको ट्रिक एक संबंध वाली कैसे पेपर में देगा सतलज नदी का प्राचीन नाम, तो सत थे ऑप्शन में 4 प्राचीन नदी दे रखी होंगी और इस प्रकार ढूंढ लेना, सत्य, सत, शतुद्री। ये ट्रिक है आपकी एक नकल, पेपर में नकल कैसे की जाती है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन होगा और पेपर में आंसर भी होगा। तो सत्य याद कर लेना, और सतलज शतुद्री नदी हो गई। क्लियर? इतिहास में 2 क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी में, वैसे ज्योग्राफी वाले गुरुजी आपको बता देंगे, लेकिन सामान्यतः रिवाइज के लिए मैं आपको थोड़ा सा सतलज नदी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जो हमारे इंडिया जीके में सतलज नदी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सामान्यतः परिचय, गहराई में तो नहीं, ज्योग्राफी वाले बताएंगे इंडिया जीके, लेकिन सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सतलज नदी पे, तो 2 तो इतिहास के पूछे जाते हैं, 2 मैंने आपको बता दिए। अब है ज्योग्राफी के लेवल पे, जैसे क्वेश्चन आ जाए सतलज नदी का उद्गम स्थल, तो कहते हैं सतलज नदी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डायग्राम के द्वारा, ठीक है, नोट एक तरह के आप नोट कर सकते हैं। सामान्य परिचय, गहराई में तो नहीं, सामान्य परिचय। जैसे सतलज नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है तो राकस झील, उसे राक्षस झील भी कह देते हैं, लेकिन नाम है राकस झील। तो राकस झील कहाँ पे है? कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत। और ये क्षेत्र कहाँ आता है? ये आता है तिब्बत।
अर्थात तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है और वो है राकत झील है, जो कैलाश पर्वत के पास है। मानसरोवर झील के पास भी कह सकते हैं कि झील के किनारे राकत झील है। मानसरोवर झील के पास कि एनसीईआरटी दिल्ली किताब में राकत झील ना दे करके मानसरोवर झील के पास सतलज नदी का उद्गम स्थल है ऐसे दे रखा है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, लेकिन यदि आपको दोनों आ जाए, मानसरोवर झील आ जाए, राकस झील आ जाए या राक्षस झील पूछेगा, तो आपको आंसर राकस झील अर्थात तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। अब जैसे कहते हैं तिब्बत से भारत की ओर जाती है, दो देशों में बहती है, तिब्बत में 3 देशों में बहती है, सॉरी तिब्बत में, अर्थात तिब्बत क्या है, चीन का भाग है, चीन में हो गया, तो चीन के तिब्बत क्षेत्र में फिर भारत जाएगी और फिर ये आएगी पाकिस्तान। तो सतलज नदी 3 देशों में बह रही है, पहला देश चीन हो गया जो तिब्बत है। अब बात करते हैं, अब तिब्बत से अर्थात तिब्बत से आगे चीन देश से निकल करके तिब्बत क्षेत्र में निकलते हुए और ये भारत में प्रवेश करेगी। अब भारत में प्रवेश करेगी और भारत के किस राज्य में जाएगी, यहाँ से भारत में प्रवेश, ठीक है। ये कौन सा देश आ गया, ये आ गया भारत। अब भारत में प्रवेश करिए और इस प्रकार भारत में प्रवेश करेगी और कौन से राज्य में जाएगी, हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार इसका अपवाद क्षेत्र तिब्बत, चीन के तिब्बत से भारत के हिमाचल प्रदेश में हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में जाएगी तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा के द्वारा कहते हैं चीन और भारत के मध्य या तिब्बत और हिमाचल के मध्य है या चीन और भारत के मध्य है, एक दर्रे से होकर के ये बहती है, उस दर्रे को क्या कहते हैं, ठीक है। उस दर्रे को क्या कहा जाता है, उस दर्रे को सिप्ली का दर्रा कहते हैं। सिप्की ला दर्रा, ला का अर्थ दर्रा ही होता है, सिप्कीला दर्रा, सिपली दर्रा या सिप्कीला दर्रा। अब इस प्रकार कहते हैं, इस दर्रे से प्रभावित होकर के हिमाचल प्रदेश अर्थात भारत में प्रवेश करती है, अर्थात सिप्कीला दर्रे में से प्रवेश करते हुए और इस प्रकार सिप्कीला दर्रे से बहती हुई हिमाचल प्रदेश में जाती है। अब यहाँ आपने देखा होगा उत्तर दिशा से इसमें हिमाचल प्रदेश में जैसे ही और कहते हैं सतलज नदी प्रवेश करती है तो हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी में एक सहायक नदी विलय होती है, उस नदी को क्या कहते हैं, जो उत्तर दिशा आती होती है, स्पीति नदी। अतः उत्तरी दिशा से इसकी एक सहायक नदी है सतलज की, इसका नाम स्पीति नदी है और जास्कर पहाड़ियों से होते हुए और इस प्रकार उत्तरी दिशा से स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी में विलय हो जाती है। इस प्रकार ये हो गया हिमाचल प्रदेश, भारत आ गया। यहाँ बात कर रहे हैं तिब्बत की। अब हिमाचल प्रदेश में, यहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना इस सतलज नदी पर बनाई गई है। यहाँ से कहते हैं जल विद्युत का मतलब बिजली बनाई जाती है और वह है नाथरा झाकरी जल विद्युत परियोजना। नाथरा झाकरी जल विद्युत परियोजना, तो इसमें क्वेश्चन आता है नाथरा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है और किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में और किस नदी पे हो गया। ये सामान्यतः जीके में, ज्योग्राफी या सामान्य जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाथरा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाई गई है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई है। और उत्तर दिशा से इसकी कौन सी सहायक नदी मिलती है, भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश में मिलती है, उसका नाम है स्पीति नदी, ठीक है। अब इस प्रकार स्पीति नदी इसकी सहायक नदी हो गई भारत में। अब आगे हिमाचल प्रदेश से आगे जैसे ही अब ये नदी कहाँ जाएगी, भारत के पंजाब राज्य में जाएगी, भारत के पंजाब राज्य। अब भारत के पंजाब में प्रवेश किया, भारत के पंजाब में प्रवेश किया तो यहाँ एक शहर बसा हुआ है, किस पर, सतलज नदी पर एक शहर बसा हुआ है, वह है लुधियाना या फिरोजपुर शहर है, लुधियाना और फिरोजपुर शहर। विशेष करके आपको ये पेपर में पूछा जाता है कि लुधियाना शहर
किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर है लुधियाना शहर। और कौन सी नदी? तो सतलज नदी तट क्षेत्र पे बसे हुए हैं दोनों शहर, विशेष करके लुधियाना पूछा जाता है। एक काम। दूसरा क्या है कि पंजाब में यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, इसी प्रकार पंजाब में भारत कहते हैं पाकिस्तान से पहले प्रवेश करने से पहले और पंजाब में एक परियोजना बनाई गई है जिसे कहते हैं भाखड़ा। ये यहाँ पे उससे पहले बनाया गया है नागल सागर बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन आपका ये बन गया कि नागल सागर बांध परियोजना किस नदी पे है? तो आपको सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। अब पंजाब में भी इस पे एक बांध एक परियोजना बनाई गई है, उसे कहते हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा पूरा कहते हैं भाखड़ा नागल। तो जब भी भाखड़ा नागल पूछें तो पंजाब आएगा, जब अलग कर दें नागल सागर परियोजना तो हिमाचल प्रदेश आएगा, जब कह दें केवल भाखड़ा बांध परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना कह दें, तब आपको ये पंजाब राज्य में सतलज नदी पर करना है। ठीक है, इस प्रकार परियोजना, ये मैं आपको क्वेश्चन सब बना देता हूँ। पंजाब और कौन सी नदी? सतलज नदी पे, ये बन गया। अब जैसे अब कहते हैं जब नागल बांध है और भाखड़ा बांध है तो इनको जो हरीके बैराज से जोड़ा गया, अर्थात पानी की बहाव को कम करने के लिए, और इसके ऊपर इस पर क्या बनाया गया, अर्थात इन दोनों परियोजना पर नागल और भाखड़ा, इसलिए इसको कहते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना पूछे पंजाब करना है, नागल परियोजना पूछे तो आपको हिमाचल प्रदेश करना है, भाखड़ा परियोजना पूछे तो पंजाब करना है, एक साथ पूछे तो पंजाब करना है। ऐसे ही हरीके बैराज और आप जानते हैं इस प्रकार नागल सागर बांध के पास ये हरीके बैराज है, यहाँ से एक शाखा निकाली गई है और जो राजस्थान में जाती है, और राजस्थान के कहते हैं जीवन रेखा कहा जाता है एक जल स्रोत को, एक नदी नहर को, इसे कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान के लिए पानी उपलब्ध कराती है, इसलिए राजस्थान की, ठीक है, जीवन रेखा कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरीके बैराज पर और भाखड़ा नागल बांध परियोजना पर बनाई गई है। अब जैसे अब पंजाब से कहाँ जाएगी, अर्थात ये भारत में है, भारत के हिमाचल और पंजाब में कौन बह रही है? सतलज नदी। और इस पर कौन सी सभ्यता पाई गई है? ठीक है, रोपर सिंधु सभ्यता का प्रवाहस्थल पाया गया है। अब इससे जैसे और ये कहाँ पहुँच जाती है? पाकिस्तान पहुँच जाती है। अब पाकिस्तान में पहुँचती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में इसके दो सहायक नदी इसमें विलय होती हैं, और इनका पानी लेते हुए, ठीक है, और यहाँ ये सिंधु नदी में विलय हो जाती हैं। सिंधु नदी, तो सिंधु नदी की सहायक हो गई। इससे पहले पाकिस्तान में दो सहायक नदी मिलती हैं, ठीक है, एक तो आपकी मिलती है चिनाब, जो झेलम का पानी कहते हैं, झेलम किस में मिलती है? चिनाब में। और चिनाब किस में मिल जाती है? सतलज में। और सिंधु नदी में जाकर के यहाँ मैथनकोट के पास स्थान है, मैथनकोट है, मैथनकोट पाकिस्तान में स्थान है, वहाँ ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और इससे पहले कहते हैं यहाँ पे ब्यास और रावी, ठीक है, इस प्रकार कहते हैं। तो विशेष करके इसमें आपको ध्यान रखना है स्पीति नदी भारत में, और यहाँ चिनाब नदी पूछी जाती है, बाकी मैंने आपको थोड़ा गहराई बता दिया। तो आपको विशेष करके चिनाब और स्पीति नदी ध्यान रखना है। तो भारत में इसकी मुख्य सहायक नदी स्पीति नदी मानी जाती है, और पाकिस्तान में सतलज की मुख्य सहायक नदी चिनाब नदी मानी जाती है। इस प्रकार ये सबका पानी लेते हुए किस में मिल जाती है? सिंधु नदी के मैथनकोट नामक जगह पे, और विलय हो जाती है। इस प्रकार इस सतलज नदी के किनारे कहते हैं, और पंजाब में
और पंजाब में कौन सी सभ्यता पाई गई, और इस प्रकार पंजाब में आपकी रोपड़ सभ्यता पाई गई है। ठीक है, लुधियाना शहर के पास कहते हैं ये नदी की तट है। इस प्रकार लुधियाना शहर किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे। तो थोड़ा सा सामान्य परिचय, जो सामान्य परिचय बाकी ज्योग्राफी वाले जानते हैं इसका विस्तार, तो मैंने सामान्य परिचय जो पेपर में पूछा जाता है प्राय वो मैंने आपको यहाँ बताया। अब बात करते हैं यहाँ, चलो ये मिल गई, और इस प्रकार कहते हैं ये सभ्यता मिली। अब यहाँ से अब कहते हैं इसकी खोज करने वाला कौन था। अब इसकी जो आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका खोजकर्ता कौन था। तो इसकी खोजकर्ता 1953 में डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। इस प्रकार खोज करने के बाद और इसकी कर देते हैं खुदाई। अब खुदाई में साक्ष्य तो अनेक मिले जो पहले अन्य पुरास्थल से मिल चुके हैं, इसलिए उनको नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, पुरास्थल में अनेक साक्ष्य लिखा देते हैं, किताबों में अनेक साक्ष्य लिखा देते हैं, टीचर अनेक साक्ष्य लिखा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना साक्ष्य वही याद करना जो एकमात्र यहाँ से मिला है, पहले मिल चुका या कॉमन है वो नहीं पढ़ना है। कॉमन नहीं पूछा जाता, जो एकमात्र है, पुरास्थल है, प्रसिद्ध है, पहली बार यहाँ से मिला है, वही पेपर में पूछा जाता है। इसलिए कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें। साक्ष्य में यूँ ही पन्ने के पन्ने लिख देते हैं, या हाँ इनकी कोई विशेषता अलग से है तो ही याद करना, इसलिए वही साक्ष्य याद करो। एग्जाम में आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर लेक्चरर तक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं साक्ष्यों को देता है जहाँ से एकमात्र यहाँ में कोई विशेषता अलग हो, ऐसे ही वही साक्ष्य हमें याद करना है। तो एकमात्र कहते इसमें जो साक्ष्य मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, मानव और पशु को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसके उत्खनन के, और इस प्रकार 53 से 55 तक इसका कहते हैं खोज उत्खनन हुआ, इसलिए मैं अलग अलग बता देता हूँ। तो इस प्रकार 53 से लेकर के 55 तक इसकी खोज और खुदाई एक साथ किताबों में दे देते हैं। तो इस प्रकार 53 में इसकी खोज हुई है, 55 में इसकी सफलता मिली। इस प्रकार यही व्यक्ति था डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 तक खोज उत्खनन किया, और इस प्रकार यहाँ से जो साक्ष्य मिला अब वो आपको मैं बताऊंगा, इसमें एकमात्र साक्ष्य है। तो आप इसका स्क्रीन फोटो लें, और इस प्रकार में अगला जो टॉपिक है 5वां, जिसे कह सकते हैं कोई आपका यहाँ का कोई उपनाम। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, उत्खनन हो गया, अब जाकर कोई एक नाम पूछ लेता है, जैसे सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल को आधुनिक रूपनगर कहते हैं। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल को आधुनिक रूपनगर कहते हैं। इस प्रकार आपका जो 5वां टॉपिक है, तो इसका एक नाम है आधुनिक रूपनगर। आधुनिक रूपनगर, ठीक है। इस प्रकार इसमें क्या मिला, साक्ष्य क्या मिले, प्रमाण क्या मिले, अवशेष क्या मिले। तो इसमें एक ही याद करना, बाकी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक ही याद करना है, मानव एवं पशु, मानव एवं पशु के साथ साथ दफनाए जाने के साक्ष्य, दफनाए जाने के साक्ष्य कह सकते हैं या प्रमाण कह सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, हाँ ये आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा चैप्टर है, आपको बताया। ठीक है, सामान्य परिचय और देख लेना। तो ये आपको इस प्रकार यहाँ से मात्र एकमात्र ये साक्ष्य याद करना है। किताबों में अनेक इकट्ठा कर लेते हैं, आपको नहीं करना है, आपका कोई काम का नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ याद मत करो, केवल आप जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उन्हीं को याद करना है। एकमात्र साक्ष्य इसको याद करना, कोई साक्ष्य याद नहीं करना। एक बात तो मानव और पशु के साथ साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंधु सभ्यता का ऐसा निम्न से कौन सा पुरास्थल है जहाँ से मानव और पशु के साथ साथ दफनाए के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर आएगा रोपण। क्लियर। लेकिन आप जानते हैं ऐसा क्वेश्चन आपने एक और पढ़ा होगा कि भारत में सर्वप्रथम, अब देखो क्वेश्चन दो तरह का, यदि पूछे सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल, तो आंसर आपका रोपण आएगा। सिंधु सभ्यता की बात पूछे, ठीक है।
यदि पूछा भारत का ऐसा पहला पुरास्थल, अब भारत की बात आ रहा है, भारत का ऐसा पहला पुरास्थल जहाँ से मानव और पशु के साथ साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। दो तरह के मैं आपको यहाँ क्लियर कर ही देता हूँ। यदि क्वेश्चन इसको पूछने से पहले उसमें लिख देता है सिंधु सभ्यता का पुरास्थल, यदि पूछे सिंधु सभ्यता का ऐसा पुरास्थल जहाँ से मानव और पशु के साथ साथ दफनाए के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर आपको क्या करना है, तो आंसर आपको रोपण करना है। एक बात, ठीक है, हर कोई नहीं बताते इन चीज़ों को, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, याद तो कर ले गए लेकिन यदि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया वहीं आप घूम जाते हो। इसलिए आपको ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का पुरास्थल ऐसा कौन सा है यहाँ से मानव पशु के साथ साथ दफनाए के साक्ष्य मिले, तो आपको रोपण करना है। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, क्वेश्चन क्या घुमाया, क्वेश्चन घुमा दिया विश्व का ऐसा पहला पुरास्थल, विशेष करके भारत ही पूछा जाता है, तो भारत का पहला ऐसा पुरास्थल, भारत का ऐसा पहला पुरास्थल यहाँ से, अब वही क्वेश्चन, जहाँ से मानव और पशु के साथ साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात एक ऐसा साक्ष्य है कि एक ऐसी कब्र जिसमें मानव का कंकाल भी है, पशु का कंकाल भी है, एक साथ दफनाए जा रहे हैं, एक एक कब्र में संग ही संग दफना दिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे भारत का ऐसा पहला, तो भारत का ऐसा पहला पूछे तब आपको आंसर क्या करना है, तब आपको आंसर रोपण नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपका ये इसका जो आंसर आएगा वह है बुर्ज होम होगा। क्या आंसर आएगा, बुर्ज होम, और ये कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। ठीक है, रोपण कहाँ पड़ता है, आपको बताया रोपण पंजाब। तो आपको ये ध्यान रखना विशेष करके, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन सिंधु सभ्यता का ऐसा पहला पुरास्थल, ऐसा पुरास्थल यहाँ से मानव पशु के साथ साथ दफनाए के साक्ष्य मिले हैं, और वो आंसर क्या हो गया, रोपण। यदि भारत का ऐसा पहला पुरास्थल दे दे यहाँ से मानव पशु के साक्ष्य मिले हैं तो बुर्जोम, और कुछ भी नहीं दे तो ना तो सिंधु सभ्यता शब्द दे ना भारत का पहला, और क्वेश्चन केवल ये पूछ ले तो कि भारत एवं मानव एवं पशु के साथ साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो बताइए क्या होगा, तो आंसर बुर्ज होम ही होगा। ठीक है, या तो स्पष्टीकरण दे दे, और स्पष्टीकरण नहीं दे सीधी इस लाइन को दे दे, तो आपको आंसर बुर्ज होम करना है, ना कि रोपण। एक बात, अब बात करते हैं पशु की। अब यहाँ के संग पशु कौन था, तो इसके साथ जो पशु था उसकी बात करें तो इसके बाद जो पशु था वो कौन था, कुत्ता। पशुपालन, मनुष्य का पहला पालतू पशु, मनुष्य का पहला पालतू पशु, तो मनुष्य का पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। अब एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है इस पे, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, तो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो आंसर क्या है, बागौर। बागौर कहाँ पड़ती है, ठीक है, बागौर भीलवाड़ा, तो बागौर कोठारी नदी जो मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा, इस सभ्यता से, तो बागौर सभ्यता से, ठीक है, राजस्थान में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बागौर सभ्यता से मिले हैं, बागौर भीलवाड़ा से मिले हैं, जो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी में मेजाबान बना हुआ है, कोठे ऊपर कोठरी मेजाबान। ठीक है, अब देखिए आगे, एक क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, पूछते हैं भाई, मैं तो अधिकतर इंडिया जी के पढ़ाता हूँ, राजस्थान जी के भी, प्राचीन सभ्यता मध्य भारत को मैं पढ़ा देता हूँ। अब इसमें एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते हैं
कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता को माना गया है, और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी सभ्यता बागौर सभ्यता को माना गया है। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता है, इसलिए ध्यान रखना। और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता पूछें तब आंसर आपको आहड़ सभ्यता आएगा। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष है, या सिंधु सभ्यता के समकक्ष राजस्थान की सभ्यता पूछे तब आंसर क्या आएगा, कालीबंगा आएगा। या राजस्थान की आर्य सभ्यता का संबंध किससे लिया जाता है, राजस्थान की आर्य सभ्यता किसे कहते हैं, तो बैराठ सभ्यता को, जयपुर वाली को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे, सर मुर्दों का टीला किसे कहते हैं और मुर्दों का शहर किसे कहते हैं, दोनों में अंतर एक नहीं है, ध्यान रखना। मुर्दों का शहर, मुर्दों का टीला अलग अलग है, एक नहीं है। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी उन्होंने एक सन्ने तो दोनों एक ही साथ लिखा है, गलत है। मुर्दों का शहर किसे कहते हैं, मुर्दों का टीला किसे कहते हैं, मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, तो मुर्दों का टीला किसे कहते हैं, तो आपको मोहनजोदड़ो आएगी, पाकिस्तान में है। यदि मुर्दों का शहर पूछ लिया तो आंसर आएगा लोथल, जो गुजरात में है। मुर्दों का शहर आया तो लोथल, मुर्दों का टीला आ जाए तो आपको मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान। मनोरम सभ्यता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते, मैंने आपको मौखिक रूप से आपको बता दिए, इनको लिख लेना आप। अब हम अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। अब यदि क्वेश्चन पूछा, अगला यदि क्वेश्चन पूछ सकता है तो एक मात्र के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, एकमात्र पुरास्थल। अब इस सभ्यता की दो विशेषताएं, एक क्वेश्चन आता है कि भारत की एकमात्र या सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल, यहाँ से 5 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। 5 स्तरीय, 5 काल के, 5 समय के, 5 संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो 5 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले, एकमात्र सिंधु सभ्यता राज्य भारत का एकमात्र ऐसा पुरास्थल जहाँ से 5 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण पाए जाते हैं। बहुत से कहते हैं भरतपुर में 9 सभ्यता है, रूपाली नदी के किनारे, वहाँ से 5 संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। लेकिन आपको जो चर्चित है, पहले ही आपको ध्यान रखना, रोपड़। हाँ, राजस्थान में इसकी 9 सभ्यता को कह सकते हैं, 5 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण कह सकते हैं, रूपाली नदी, भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, 5 संस्कृति प्रमाण कहाँ से मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं। दूसरा एक क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा या भारत का ऐसा पहला पुरास्थल जो आज़ादी के बाद सबसे पहले खुदाई हुई। तो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम उत्खनन। तो सिंधु सभ्यता का ऐसा पुरास्थल जो आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले, खुदाई उत्खनन स्थल कौन सा था, तो आपको आंसर रोपड़ आएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न बने। अब मैं आपको 2 मिनट में आपको रिवाइज करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, स्थिति रोपड़ सभ्यता कहाँ है, पंजाब राज्य में है, नदी सतलज नदी के किनारे है। तीसरा है, खोज किसने की थी, 1953 में डॉक्टर जगदत्त शर्मा ने, खुदाई 1955 में जगदत्त शर्मा ने की थी। और इसका आधुनिक रूपनगर कहते हैं, उपनाम आधुनिक रूपनगर कहते हैं। यहाँ से साक्ष्य मानव और पशु के साथ साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। और एकमात्र ऐसा नगर यहाँ से 5 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, 5 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो आंसर आएगा रोपड़। और आज़ादी के बाद भारत का ऐसा पुरास्थल जिससे पहले सबसे पहले खुदाई हुई थी, रोपड़। तो ध्यान रखना, बहुत से रंगपुर कर देते हैं या कोई कालीबंगा बताता नहीं। यदि ऐसी स्थिति में आपको जब लास्ट में हाँ सन देखते हैं, बच्चे कहते हैं गुरुजी 1953 में हो गया, ये तो पीछे आया है, तो ये प्रमाणित किया गया है इतिहासकारों ने, भारत के इतिहासकारों, पुरातत्व विज्ञानों ने इसी रोपड़ को माना गया है। तो आप तो बिना तर्क वितर्क के आपको याद कर लो कि आज़ादी के बाद भारत का ऐसा पुरास्थल जिसमें सबसे पहले खुदाई की गई, तो आपको रोपड़ ही करना है। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कहते हैं 5 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण, तो यहीं आप नोट कर सकते हो, यहीं मैं आपको नोट करा सकता हूँ। जैसे 5 स्तरीय के बाद 7 स्तरीय के प्रमाण,
3 स्तरीय के प्रमाण और 2 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण। तो 5 स्तरीय प्रमाण तो रोपण से मिल गए और 7 स्तरीय के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आपको ध्यान रखना, नगर देगा तो धौलावीरा कर देना। तो 7 स्तरीय संस्कृति प्रमाण धौलावीरा से, 3 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण आप मांडा जो जम्मू कश्मीर से मिला है, और 2 स्तरीय संस्कृति के प्रमाण कालीबंगा और वनवाली, कालीबंगा और वनवाली से मिले हैं। इस प्रकार हमने आज आपको पंजाब में सिंधु सभ्यता का नगर विशेष 4 बताए थे, इसमें एक महत्वपूर्ण नगर बताया है रोपण। और इस प्रकार कल हम बात करेंगे हरियाणा में, हरियाणा के पुराने स्थलों की बात करेंगे। इस प्रकार आपको 2 मिनट आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। दूसरी बात, कमेंट किया करें, इससे क्या है आप हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी एक कहते हैं उत्साह मिले। दूसरी बात, आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इससे क्या हम कुछ टॉपिक में नया सुधार कर सकें। इसलिए लाइक और शेयर करके कहते हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार, आर सब।